नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक बड़ा बुलेटिन में आपके लिए लेकर आया हूं। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ आपको सारी खबरें 360 डिग्री अपडेट मैं आपको इसमें इस वॉर का दूंगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए, ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला हुआ है। रूसी सेना के कई BMP-3 टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी BMP टैंकों में जबरदस्त धमाके दिखे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन की वॉर ना रुकी है ना थमी है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। ये ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का अटैक देखिए। रूस की कई BMP-3 टैंक धुआं कैसे हो गए, इस अटैक में कैसे परखच्चे उड़ गए इन धमाकों में, ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है क्लिश्चीवका से। क्लिश्चीवका में जारी है जबरदस्त जंग। क्लिश्चीवका वापस पाने की कोशिश में रूस एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूस का यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी पर हमला देखिए आप, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। Вогонь! और एक और बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। रूसी सैनिकों पर सुखोई 25 फाइटर जेट से अटैक किया गया है। रूसी सैनिकों पर गिराए गए हैं अनगाइडेड रॉकेट। हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। ये रूसी सैनिकों पर सुखोई 25 फाइटर जेट से अटैक की तस्वीरें। ये है यहां पर इस वॉर का सबसे बड़ा सबूत, किस तरह से जमीन से, आसमान से, समंदर से, पूरी तरह से दोनों देशों ने जोर लगाया हुआ है एक दूसरे को मात देने का। डोनेट्स्क से बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में रूसी सेना का भीषण प्रहार। रूस ने MLRS से दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए, रूस के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे गए ये रॉकेट, जो कि डोनेट्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर जाकर गिरे। और वहां पर देखिए फिर क्या तस्वीरें सामने आई। और यूक्रेन में रूस का एक और बड़ा अटैक दिखाते हैं आपको। ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है रूस ने। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस निशाना बना रहा है। इवानो में रूसी हमले में भीषण धमाका हुआ, गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। यह ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करके रूस ने अटैक किया। उधर वुलेदर में यूक्रेनी ट्रेन पर रूस का हमला। रूस ने ट्रेन पर दागी है स्कैंडर मिसाइल। रूस का दावा, ट्रेन में मौजूद थे नेटो हथियार। रूसी हमले में ट्रेन की 4 बोगियां तबाह हो गई। ये देखिए, वुलेदर में रूस ने एक ऐसी ट्रेन पर निशाना बनाया जिसमें हथियार थे। और रूस का दावा है कि नेटो ये हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था, जिसको उसने निशाना बनाया। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश का चरण शुरू हो चुका है। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है। ठीक 36 घंटे बाद 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर देंगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी करने वाले हैं। परमाणु एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है, अमेरिका और नेटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस। परमाणु हमले से पहले के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। रूस ने महाविनाशक परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। भयावह विनाश की आशंका पुतिन के एक ऑर्डर से वास्तविकता में बदल सकती है।
रूस यूक्रेन युद्ध धरती के अस्तित्व पर खतरा। परमाणु युद्ध के मुहाने पर रूस अमेरिका। युद्ध में बरसने वाले बारूद की ज्वाला जैसे जैसे रूस की जमीन की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन और बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। रूस अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती है। दोनों तरफ से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। वजह है क्रीमिया, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह प्लान बनाया है कि क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेनी झंडा लहराया जाएगा। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी। रूस क्रीमिया को अपना हिस्सा मानता है और इस जमीन पर हमले का मतलब है रूस की जमीन पर हमला। इन हमलों का प्रतिशोध लेने के लिए रूस ने महाविनाशक परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। रूस पहली बार अपने सभी 11 टाइम जोन में परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। पूरे देश में रूसी सेना की परमाणु युद्ध अभ्यास 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास का टारगेट क्या है, ये समझिए। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। रूस ये मानकर युद्धाभ्यास करेगा कि 70% देश पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं। रूस की 70% लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिका और नेटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु युद्ध की रणभेरी बच जाएगी। रूस जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार का अभ्यास करेंगे। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जाएगी। बाल्टिक सी में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात होगी। यहां दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास होगा। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात होंगी। यहां से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जाएगी। न्यूक्लियर बॉम्बर, रूस के टीयू न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास करेंगे। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमत मिसाइल से लंबी दूरी के हमले करने का अभ्यास करेंगी।
सरमत के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल होगी। युद्धाभ्यास के साथ ही रूस ने परमाणु परीक्षण का भी ऐलान कर दिया है। रूस आर्कटिक सागर के नजदीक नोवाया जेमेलिया द्वीप समूह से परमाणु परीक्षण करने की तैयारी पूरी कर चुका है। यह रूस के सबसे पुराने परमाणु परीक्षण केंद्रों में से एक है। रूस ने अक्टूबर 1961 में 50 मीट्रिक टन के हाइड्रोजन बम जार का परीक्षण नोवालिया जेमेलिया की साइट से ही किया था। सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। नोवाया जेमेलिया में 2 नई इमारतें बनाई गई हैं क्योंकि अक्टूबर 2023 में एक बार फिर यहां परमाणु टेस्ट होने वाला है। परमाणु परीक्षण के साथ साथ रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। रूस अस्त्राखान क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करेगा। अस्त्राखान के कापोस्तिन यार ट्रेनिंग ग्राउंड पर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट शुरू किए जाएंगे। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव परीक्षण केंद्र का दौरा कर चुके हैं। एक तरफ युद्धाभ्यास, उसके साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। परमाणु युद्ध की तैयारी के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब छठा चरण महाविनाश का होगा। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और रूस ये चेतावनी जारी कर चुका है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से पूरे देश में युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। तीसरा चरण होता है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सितंबर में ही सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। चौथा चरण होता है परमाणु परीक्षण और रूस नोवाया जेमेलिया से परीक्षण करने वाला है। पांचवा चरण होता है सुरक्षा परिषद की अनुमति और रूसी सुरक्षा परिषद से अस्तित्व पर खतरा होते ही परमाणु हमले की अनुमति मिल चुकी है। रूस के अस्तित्व के लिए नेटो का एक आर्टिकल खतरा बन रहा है। नेटो संगठन ने विश्लेषण में लिखा है कि नेटो के सहयोग से रूस के ऑपरेशन में बाधा खड़ी हो गई है। रूस नेटो देशों के लिए खतरा बन सकता है। सिर्फ परंपरागत हथियारों से रूस को नहीं रोका जा सकता। रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है तो अमेरिका भी सीधी जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने भी सबमरीन से लॉन्च होने वाली ट्राइडेंट सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस अमेरिका के सीधे टकराव का भय इतना बढ़ गया है कि नए नेटो सदस्य बने फिनलैंड ने बॉर्डर पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड रूस से सटे बॉर्डर पर बाड़ बना रहा है। जिन किसानों की जमीन पर बाड़ बनाई जा रही है उनको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है।
रूस अमेरिका के सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है और अगर ये जंग छिड़ी तो रूस अमेरिका ही नहीं धरती के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, इस बीच कुछ और बड़ी खबरें आपको बताऊं मैं, जो वॉर जोन से आ रही हैं। यूक्रेन के विंटर वॉर रणनीति का खुलासा हुआ है। रूस की सप्लाई लाइन पर हमला होगा। रूस की सप्लाई लाइन पर अब यूक्रेन टारगेट बनाएगा उसको और उस पर निशाना साधेगा। रूस की सप्लाई लाइन पर अटैक करके क्रीमिया को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान रूस को देना यहां पर प्लान किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया के जरिए रूस पर और घातक हमले का प्लान बनाया है। जर्मन और अमेरिकी मिसाइल से यह हमला संभव है। ब्रिटिश डिफेंस स्टाफ के चीफ ने यह बड़ा दावा किया है। उधर रूस यूक्रेन जंग में उतर सकता है ब्रिटेन। यूक्रेन जा सकती है ब्रिटिश सेना। रूस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं ब्रिटेन के सैनिक। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रैंड शाप्स ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन में ट्रेनिंग के अलावा और ज्यादा करने का अवसर, यह कहा है ग्रैंड शाप्स ने। उधर नेटो की जंगी तैयारी का बड़ा संकेत। रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है नेटो। रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुटा है नेटो। रूस के खिलाफ तैयारियों को लेकर नेटो में यह लेख छापा गया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगरी वीवर ने यह लेख लिखा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने वाला पहला धमाका हो चुका है। यह धमाका ईरान की राजधानी तेहरान की डिफेंस फैक्ट्री में हुआ है। डिफेंस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के पीछे यूक्रेन की साजिश हो सकती है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन के विरुद्ध सीधा युद्ध छेड़ने की तैयारी है। पुतिन का त्रिशक्ति गठबंधन यूरोप विजय के लिए तैयार हो चुका है। अब युद्ध में ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें उतरने वाली हैं जो यूरोप विनाश का कारण बन सकती हैं। देखिए क्या है पुतिन का त्रिशक्ति आघात और सातों महाद्वीप में युद्ध का खतरा क्यों मंडरा रहा है। सातों महाद्वीपों में बारूदी तूफान। दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ा विनाशक संग्राम। आशंकाएं पहले से ही थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध विस्तार निश्चित है। अब इसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं कि युद्ध की आग एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया से अमेरिका तक फैलने लगी है और ये आग ही दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दूसरा विश्व युद्ध एशिया और यूरोप में लड़ा गया, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध धरती के सातों महाद्वीप में छिड़ने वाला है। इसका कारण बन सकता है ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर नजर आता ये काला धुआं।
यूक्रेन का दावा है कि तेहरान में रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी है और यहां शाहिद आत्मघाती ड्रोन के हिस्से तैयार किए जाते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि तेहरान में कोई डिफेंस फैक्ट्री नहीं है, लेकिन इजरायली मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान की जिस फैक्ट्री में आग लगी वो रक्षा मंत्रालय की है। ईरानी फैक्ट्री में लगी आग की वजह की जानकारी नहीं बताई गई। युद्ध की बारूदी आग अब तक यूक्रेन और रूस की जमीन तक सीमित थी, लेकिन बीते 10 दिन में इस आग का विस्तार हो चुका है। छब्बीस सितंबर को रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमला किया और रोमानिया की जमीन बारूद से धधक उठी। 27 सितंबर को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बड़ा धमाका हुआ, करीब 200 लोग घायल हो गए। धमाके के पीछे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का हाथ होने की आशंका जताई गई। उनतीस सितंबर को ईरान के डिफेंस फैक्ट्री में आग लगी और इसके पीछे भी यूक्रेनी साजिश की आशंका है। क्योंकि यूक्रेन पर ईरानी कामिकाज़े ड्रोन से ही हमले हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन रूस के साथियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ये जंग महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। ईरान की डिफेंस फैक्ट्री पर हमले के जवाब में ईरान यूक्रेन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने को तैयार है। अब यूरोप विजय प्लान के तहत ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी जंग में आने वाली है। अमेरिका के ISW यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि ईरान जल्द ही रूस को बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रांसफर कर सकता है। 19 सितंबर को ही रूस के रक्षा मंत्री तेहरान दौरे पर गए थे। यहां मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खबर है कि इसी हफ्ते रूस ईरान का मिसाइल समझौता हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी रूस का सैन्य समझौता हो रहा है। ईरान रूस को पहले से ही कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। समझौते के बाद ईरान मिसाइल सप्लाई शुरू कर देगा। नॉर्थ कोरिया भी रूस को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई शुरू कर सकता है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने मिसाइल और मिसाइल तकनीक ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 18 अक्टूबर को ये प्रतिबंधों की समय सीमा खत्म हो जाएगी और उसके बाद यूक्रेन पर कौन सी मिसाइलें बरस सकती हैं, ये जानिए। देखिए, मिसाइल समझौते के बाद ईरान रूस को पहली मिसाइल दे सकता है। फतेह 110 ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल की रफ्तार है 4900 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान से रूस को दूसरी मिसाइल मिलेगी जुल्फिकार। यह भी SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। इसकी क्रूज स्पीड 9250 किलोमीटर प्रति घंटा है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस सैन्य समझौता कर रहा है और किम जोंग रूस को हॉजल 1 मिसाइल दे सकता है। यह क्रूज मिसाइल है, धरती के बहुत करीब उड़ती है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 4500 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। रूस को नॉर्थ कोरिया से मिलने वाली दूसरी एडवांस मिसाइल हो सकती है वासल 2। यह भी एक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वासल मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किम जोंग 24 फरवरी 2023 को कर चुका है।
अब सतह के बहुत नजदीक उड़ने वाली ये मिसाइलें यूक्रेन का विनाश बन सकती हैं। रूस युद्ध में लंबे समय से मिसाइल हमले कर रहा है और प्रोडक्शन से ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब युद्ध के मैदान में मिसाइलों का नया जखीरा आने से रूस की ताकत बढ़ेगी। रूस को मिलने वाली ये मिसाइलें यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों का जवाब होंगे। ईरान और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें रूस पहुंचने वाली हैं और ईरान ने खुलेआम अमेरिका को चुनौती देनी शुरू कर दी है। ये है अमेरिका का AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर। रूस ने अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को अरब की खाड़ी में घेर लिया। सत्ताईस सितंबर को अमेरिका का वाइपर हेलीकॉप्टर अरब की खाड़ी में गश्त लगा रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में था। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर पर लेजर लाइट चमकाई। हेलीकॉप्टर की उड़ान को बाधित करने की कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर और पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन जंग में रूस अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है और एशिया में ईरान और नॉर्थ कोरिया अमेरिका से टकराने को तैयार है। यानी अमेरिकी खेमे को घेरने का बंदोबस्त हो चुका है। युद्ध की जो आग अभी यूरोप के एक हिस्से में भड़क रही है, अमेरिका पर सीधा हमला होते ही सातों महाद्वीपों में मिसाइलों की गर्जना शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर एक बड़ी खबर और आ रही है आंद्रे त्रोशेव से जुड़ी हुई, जिसको गद्दार मानते हैं वैगनर लड़ाके। वैगनर लड़ाकों और त्रोशेव के बीच दूरी बढ़ गई है। ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है प्रिगोजिन के सहयोगी रहे त्रोशेव वैगनर के नए चीफ बने। त्रोशेव को यूक्रेन में नए सिरे से हमले का टारगेट दिया है पुतिन ने। उधर फिनलैंड से एक बड़ी खबर, फिनलैंड की रूस के खिलाफ युद्ध की बड़ी तैयारी। रशियन बॉर्डर पर ट्रेंच बना रहा है फिनलैंड। बॉर्डर के पास बंकर और बैरियर बना रही है फिनलैंड की सेना। जमीन के लिए किसानों से 20 साल का अग्रीमेंट कर रहा है फिनलैंड। तो करीब 19 महीनों से जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग की आंच अब नेटो देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है और इसका सबसे पहला शिकार बना है ब्लैक सी से सटा देश रोमानिया, जहां बीती रात 3 बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन रूस की तरफ से यह पहला ड्रोन अटैक नहीं था। इससे पहले भी कई दफा रूस के आत्मघाती ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, रोमानिया के सरहदी इलाकों में धमाका कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में आर पार जैसे हालात बन चुके हैं। तो क्या जल्द ही पुतिन के प्रकोप से नेटो थर्रा उठेगा? आइए आपको दिखाते हैं। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में हो रही ड्रोन स्ट्राइक ने 2 मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि आत्मघाती ड्रोन के हमले के चलते जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अब तक रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर यूक्रेन था।
ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था। मगर अब रूसी डिफेंस के विस्फोटक ड्रोन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश में भी बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, वो भी सिलसिलेवार अंदाज में। जी हां, यूक्रेन युद्ध से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। वो ये कि युद्ध की चिंगारी अब रोमानिया तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि बीती रात रोमानिया पर 3 बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई। रोमानिया के तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया। रोमानिया की तुल्बा और गलाती काउंटी में ड्रोन गिरे। इसके अलावा डैन्यूब पोर्ट पर भी ड्रोन का मलबा गिरा। जी हां, रूसी बमबारी से रोमानिया का बॉर्डर दहल उठा, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं था जब रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक की खबर सामने आई है। इसके पहले भी 2 बार रूस डिफेंस के ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसपैठ कर हमले को अंजाम दे चुके हैं और इस बार भी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ रूसी ड्रोन ने रोमानिया के बॉर्डर इलाके पर हमला किया। एक तरफ रोमानिया पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक जारी है, तो वहीं एक और नेटो देश पोलैंड और बेलारूस में भी तनाव चरम पर है। सीमा उल्लंघन विवाद किसी भी वक्त युद्ध की शक्ल ले सकता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस का आरोप है कि पोलैंड ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की है। पोलैंड के 2 हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। इस घटना के बाद बेलारूस की आर्मी पूरी तरह एक्शन में है। पोलैंड बॉर्डर के पास टैक्टिकल वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। मतलब यह है कि अब पुतिन का प्लान नेटो देशों पर चढ़ाई करने का है। शायद तभी रोमानिया के खिलाफ रूस ने, तो वही पोलैंड के खिलाफ बेलारूस ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध का आगाज करेंगे? पोलैंड और रोमानिया पर भीषण बारूदी प्रहार होगा। पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ नेटो एक्शन लेगा। काला सागर में पुतिन वर्सेस नेटो के बीच प्रचंड वॉर होने वाली है। मौजूदा हालात इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि पुतिन का फोकस अब यूक्रेन के बजाय नेटो पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में किसी भी वक्त पुतिन रोमानिया को ब्लैक सी से और पोलैंड को बेलारूस की सरजमी से दहला सकते हैं, ताकि नेटो देशों में दहशत फैल जाए। यूक्रेन का साथ देने वाले इस संगठन के मुल्क खौफ में आ जाएं और खुद को जंग से अलग कर लें। हालांकि जब तक नेटो में अमेरिका जैसा मुल्क शामिल है, मुमकिन है पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ जरूर बड़ा पलटवार हो सकता है। फिलहाल रूस की तरफ से हो रही ड्रोन स्ट्राइक को रोकने के लिए रोमानिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। वहीं पोलैंड ने भी बेलारूस से सटे बॉर्डर के पास हेवी डिप्लॉयमेंट की है, ताकि किसी भी हालात का जवाब दिया जा सके। वहीं काला सागर में रूस के दबदबे को कम करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को वॉर जोन में झोंक दिया है। पहली बार यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ अपने साइलेंट किलर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ही लगातार यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर हमले कर रही है, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दाग रही है। इतना ही नहीं, रोमानिया के बॉर्डर इलाके में भी पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हमले को अंजाम दे रही है। ऐसे में यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को गेम चेंजर वेपन की तरह काला सागर में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी नौसेना की ड्रोन सबमरीन 18 फीट लंबी है। इस ड्रोन सबमरीन की मारक क्षमता 600 मील है। यह सबमरीन सैकड़ों किलो विस्फोटक ले जा सकती है।
किसी टॉर्पीडो की तरह दिखाई देने वाली ये ड्रोन सबमरीन 4000 टन वजनी युद्धपोत को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। समंदर में बारूदी सुनामी ला सकती है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन ने रशियन नेवी के जंगी बेड़ों को तबाह करने के लिए अपने साइलेंट किलर को ब्लू वॉर जोन में झोंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए, रूस से युद्ध को लेकर नेटो के लेख में एक बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं हो यूरोप, यह कहा गया इस लेख में। अमेरिका से न्यूक्लियर मदद की उम्मीद ना करें यूरोप। अमेरिका यूक्रेन की सीमित रूप से ही मदद कर पाएगा। नेटो की लेख में पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगरी वीवर का सुझाव। तो अमेरिका से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। युद्ध के बीच सैन्य मदद पर लगाम लगी है। अगले 45 दिनों तक अमेरिका वित्तीय मदद नहीं देगा। 17 नवंबर के बाद भी यूक्रेन को फंडिंग पर सस्पेंस है। 45 दिनों तक तो फिलहाल अभी फंडिंग नहीं देगा अमेरिका यूक्रेन को। इसी शर्त पर कांग्रेस से यह बिल पास हुआ है। अमेरिकी संसद में शर्तों के साथ नए फंड को मंजूरी मिली है। तो ज़ेलेंस्की जहां नेटो देशों से ज्यादा हथियारों की अपील कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद के विरोध में नेटो देशों में ही फूट पड़ने लगी है। नेटो के कई देश ज़ेलेंस्की को और ज्यादा हथियार और सैन्य मदद जारी रखने के पक्ष में नहीं है। यही नहीं, नेटो देशों में हथियारों की भी कमी हो गई। बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की को मदद देने को लेकर यूरोपीय देशों की जनता भी विरोध में खड़ी हो गई है। अब सवाल है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और अन्य मदद देने से अपने कदम पूरी तरह से पीछे खींच लिए, तो फिर ज़ेलेंस्की जंग लड़ेंगे किसके दम पर? हथियारों की सप्लाई रुकेगी और यूक्रेन का खेल पुतिन खत्म कर देंगे। ज़ेलेंस्की को नेटो से मदद बंद होगी और यूक्रेन कर देगा सरेंडर। ये अटकलें इसलिए सुनाई पड़ रही हैं क्योंकि जो खबरें हैं वो यूक्रेन की परेशानी बढ़ाने वाली हैं। पिछले 19 महीनों से यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे नेटो देशों में अब ज़ेलेंस्की को मदद देने को लेकर फूट पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का बड़ा मददगार ब्रिटेन भी अब यूक्रेन को मदद देने से पीछे हटने लगा है। इस बारे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को मदद देना अब ब्रिटेन के लिए मुश्किल और दर्दनाक है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को सैन्य मदद पर सवाल उठाए थे और अभी तक की मदद को पर्याप्त बताया था। उधर पोलैंड से भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है। पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी पड़ोसी है। युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की हर तरीके से मदद करता रहा, लेकिन हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अपने देश में ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक और एडवांस हथियार जुटाने पर काम करेंगे। यूक्रेन को हथियार और मदद देते देते नेटो के सदस्य देश अब उस हालात में आ गए हैं जहां ज़ेलेंस्की को आगे हथियारों की सप्लाई करने और मदद को लेकर गहरा मंथन शुरू हो गया है। यूक्रेन को लगातार हथियार देने के विरोध में कई यूरोपीय देशों के अंदर आम लोगों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। नाटो के कुछ देशों में लोग अब ज़ेलेंस्की को सैन्य मदद जारी रखने के पक्ष में नहीं है। कुछ दिन पहले ही यूरोप के कई देशों में सर्वे कराए गए हैं। यूरो बैरोमीटर के सर्वे में यूरोप के कई देशों की जनता ने कहा कि यूक्रेन का समर्थन उनके देश के लिए काफी भारी पड़ा है। सर्वे के अनुसार यूरोपीय यूनियन के 24% लोगों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को सही माना, जबकि 34% लोगों ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य मदद देने से उनके देश को नुकसान हुआ है। इसमें सबसे बड़ा असर रूस से ऊर्जा सप्लाई बाधित होना है। साथ ही यूक्रेन को लगातार मदद से उन देशों में महंगाई बढ़ी है और उद्योगों की रफ्तार सुस्त हुई है।
सर्वे के मुताबिक अब जंग का असर यूक्रेन के सहयोगी देशों पर बहुत खतरनाक हो रहा है। ऐसे में कई यूरोपीय देश अब यूक्रेन को मदद जारी नहीं रखना चाहते। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने की घोषणा की थी। रूस ने भी आरोप लगाए कि यूक्रेन अमेरिका से मिलकर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक, ब्रिटेन 14 चैलेंजर 2 टैंक, जर्मनी 18 लेपर्ड 2 टैंक और अन्य नेटो देश दर्जनों हथियार भेजने जा रहे हैं। हाल ही में नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री काजा ओलनग्रेन ने बयान दिया कि यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। नेटो के कई देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार खतरनाक हथियारों की सप्लाई जारी रहने के बावजूद कई यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को सैन्य मदद देने से अपने कदम पीछे भी खींच रहे हैं। पिछले 19 महीनों से रूस के साथ छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड्स को यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में नेटो की बैठक में कई देशों ने यह माना था कि उनके पास अपनी जरूरत के भी हथियार नहीं बचे हैं। उन देशों में परंपरागत हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई है। नेटो के 31 देश मिलकर भी पुतिन को हरा नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, कई नेटो देश अब तक जंग का कोई नतीजा न निकलने से भी निराश हो चुके हैं। नेटो देश दावा करते हैं कि वे यूक्रेन को बेहद एडवांस हथियार दे रहे हैं, लेकिन जंग के दौरान नेटो के कई सारे हथियार पुतिन के हथियारों के आगे कबाड़ बन चुके हैं। कई नेटो देश इस बात से भी चिंतित हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने को लेकर उनके देशों में ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। ऐसे में नेटो के वो देश यूक्रेन को अब मदद देने को बेहद मुश्किल बता रहे हैं और नेटो की तरफ से कभी भी ज़ेलेंस्की का रिचार्ज बंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेट्स्क में रूस ने एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर अटैक, कुराखोवो इलाके में यूक्रेनी बेस तबाह कर दिया। मिसाइल अटैक में हथियारों का गोदाम भी नष्ट कर दिया रूस ने। उधर यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का विध्वंसक अटैक, कामोव 52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से अटैक किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए हैं रूस ने। यूक्रेन की 2 इन्फेंट्री प्लाटून्स को तबाह करने का दावा रूस ने किया। हमले में कोजाक आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह। उधर यूक्रेन के चरकेसी में बड़ा धमाका हुआ है। ओमान इलाके में रूस का हमला, वेयर हाउस में धमाके के बाद आग लग गई। ज़ेरान 2 ड्रोन से हमले की खबर है। वेयर हाउस में धमाके के बाद आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए, ये ज़ेरान ड्रोन से अटैक किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये रूस ने यूक्रेन में ओमान इलाके में ये हमला किया है। चरकेसी में आता है ये ओमान इलाका। एक वेयर हाउस था जिस पर रूस ने ये हमला किया। धमाके के बाद आग लग गई। तो पूर्वी यूक्रेन में बाखमुत की जंग शुरू से ही पुतिन के लिए बेहद अहम रही है। बाखमुत पर पुतिन की फोर्स ने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अब बाखमुत में बाजी पलट चुकी है। इसी बीच बाखमुत के नायक कहे जाने वाले वैगनर लड़ाकों को पुतिन ने एक बार फिर बाखमुत के मोर्चे पर भेज दिया है। वैगनर फोर्स का लीडर भी बदल गया है और वक्त भी। क्या रूस एक बार फिर बाखमुत पर कब्जा कर सकता है? जंग के मैदान में फिर लौट आए हैं पुतिन के भाड़े के लड़ाके। यूक्रेन में फिर कोहराम मचाने आ गए हैं वैगनर। वैगनर फोर्स यूक्रेन पर एक बार फिर विध्वंसक अटैक करेगी।
पुतिन के ये भाड़े के लड़ाके एक बार फिर यूक्रेन में कहर ढाएंगे और बारूद बरसाएंगे। वैगनर लड़ाके डोनेट्स्क के बाखमत में पहुंच चुके हैं। बाखमत के वॉर फ्रंट पर वैगनर लड़ाकों के पहुंचने से बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों बाखमत लाए गए हैं वैगनर? वैगनर को पुतिन ने बाखमत में क्यों उतारा? क्या है पुतिन का नया वैगनर प्लान? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को फ्रंट लाइन पर जाने को कहा है। पुतिन ने वैगनर को यूक्रेन के इलाकों को जीतने का नया टारगेट दे दिया है। पूर्व वैगनर चीफ प्रिगोजिन के सहयोगी रहे आंद्रे त्रोशेव को वैगनर फोर्स का कंट्रोल दिया गया है। एक दिन पहले ही आंद्रे त्रोशेव पुतिन से मिले थे। आंद्रे त्रोशेव रूस के उप रक्षा मंत्री के साथ पुतिन से मिले थे। त्रोशेव वैगनर वॉलंटियर्स यूनिट को एकजुट कर यूक्रेन में अटैक करेंगे। आपको याद दिला दें कि पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद वैगनर लड़ाके बेलारूस चले गए थे। प्रिगोजिन की मौत के बाद ये सवाल भी उठने लगे थे कि अब वैगनर ग्रुप का क्या होगा। क्या पुतिन के ये भाड़े की फोर्स यूक्रेन के खिलाफ फिर से जंग लड़ेगी या कोई और कदम उठाएगी? लेकिन बाखमत के फ्रंट पर वैगनर लड़ाकों को भेजे जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि जल्द ही वैगनर यूक्रेन के खिलाफ बड़ा विस्फोट करेंगे। बाखमत की जंग चरम पर पहुंच चुकी है। बाखमत में पुतिन की सेना भले ही निर्णायक प्रहार कर रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि बाखमत के पास उसने रूस के कब्जे वाले इलाकों को मुक्त कराना शुरू कर दिया है। यह वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसी का सबूत देने के लिए जारी किया है। बाखमत में यूक्रेनी सेना के बढ़ते हमलों और उसके बढ़ते दबदबे को कुचलने के लिए ही पुतिन ने बाखमत के मोर्चे पर वैगनर को भेजा है। जंग में मर्सिनरी और चेचन लड़ाके रूस की बहुत बड़ी ताकत माने जाते रहे हैं। एक तरफ चेचन फोर्स में चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं रूसी सेना में बड़ी संख्या में वैगनर फोर्स के जवान भर्ती किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पुतिन के भाड़े की दो सेनाएं एक बार फिर यूक्रेन के मैदान में कहर बरपाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।